डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू विजय असम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संसार पुस्तक है पार्ट को, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। और इस पार्ट को हिंदी में अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो सबसे पहले हम लोग जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान लेते हैं। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वे हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए बच्चे उन्हें नेहरू चाचा बुलाते थे। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट उन्हीं की लिखी हुई चिट्ठियों से लिया गया है। उन्होंने जो अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिखा था, वे पत्र पिता के पत्र पुत्री के नामक पुस्तक में संकलित है। और उसी पुस्तक से मुंशी प्रेमचंद जी ने यह पार्ट लिया है। तो हम लोग देखते हैं पार्ट में क्या दिया है। संसार पुस्तक है, मतलब कि ये दुनिया जो है एक किताब है। और किस तरह ये दुनिया एक किताब है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को बताया है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने का कोशिश करता हूँ। तो नेहरू जी कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर बहुत सारे सवाल पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने का कोशिश करता हूँ। ये किसको कहा है? अपनी बेटी इंदिरा को कहा है। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। तो नेहरू जी ने अपनी बेटी को कहा कि अब तो हम लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं पहले जैसे, इसलिए मैं तुमको चिट्ठियाँ लिखा करूँगा क्योंकि तुम दूर रहती हो, और उन चिट्ठियों में मैं दुनिया के बारे में छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो नेहरू जी ने अपनी बेटी को कहा कि अगर तुम्हें इस दुनिया के बारे में जानना है तो तुम्हें सिर्फ अपने देश का नहीं, इस दुनिया में जितने भी देश हैं सबके बारे में, वहाँ बसे जातियों के बारे में, वे किस तरह से रहते हैं, उनके रहन सहन, सभी चीज़ों के बारे में तुमको जानना पड़ेगा, तभी तुम इस दुनिया के बारे में जान पाओगी। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बता सकता हूँ। तो नेहरू जी क्या कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं इन खतों में, इन चिट्ठियों के जरिए बहुत थोड़ी सी ही बात बता सकता हूँ, क्योंकि चिट्ठी में बहुत सारे बात लिखना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि वो बहुत सारी बातें उस चिट्ठी में नहीं लिख पाएंगे, किसी भी चिट्ठी में बहुत बातें नहीं लिख पाएंगे जो सामने रहकर हम बातचीत करके बता सकते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि अगर तुम समझोगी कि इन चिट्ठियों को पढ़ के कि दुनिया एक है और उसमें जितने भी लोग रहते हैं सभी हमारे भाई बहन हैं और हमें भाईचारा से रहना है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। जब तुम बड़े हो जाओगी तो दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ पाओगी। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो क्या होगा, तुम बड़ी कक्षाओं में जाओगी तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हें और बहुत सारी किताबें मिलेंगी और उन किताबों से तुम इस दुनिया के बारे में जान पाओगी, बहुत जानकारी मिलेगा तुम्हें। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलेगा, और उन किताबों में तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना तुम्हें किसी और कहानी या उपन्यास में नहीं मिला होगा। तो उसमें मतलब ये दुनिया के बारे में जानकारी लेना कितना अच्छा लगता है। दुनिया कैसा है, धरती कैसी है, आकाश कैसा है,
और इनमें कितने लोग रहते हैं, कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, धरती के अंदर क्या है, धरती का जन्म कितना साल पहले हुआ था, क्या है धरती में, मतलब तरह तरह के प्रश्न। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया कितनी अद्भुत है। तो इतने सारे बातों को जानना हमें कितना अच्छा लगेगा, और कहीं पे जाना भी बहुत अच्छा लगता है। यह तो तुम जानते हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों के पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं था। नेहरू जी बताते हैं कि यह धरती जो है लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ें नहीं थी। जितनी भी आज हम जानवर देख रहे हैं या आदमी देख रहे हैं, मनुष्य देख रहे हैं, पशु पक्षी देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं था सबसे पहले इसमें, जब पृथ्वी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा और इसका आंसर यहीं से होगा। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीजें न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यह कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ें न रह सकती थी। और अगर हम उसकी किताबें पढ़े और पहाड़ और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तो आज जो समय है वो पहले नहीं था। हम इनके बारे में जान सकते हैं, जो हम बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, विज्ञान जानने वाले लोग हैं, जो हमें इन सब के बारे में जानकारी देते हैं अपनी किताबों में। और हमें पहाड़ जानवरों की पुरानी हड्डियों को देखकर भी ये मालूम होता है कि ज़रूर ऐसा समय किसी समय में रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हम इतिहास में पढ़ सकते हैं इनकी कहानियाँ, तो इतिहास उस समय में लिखा किसने जब इस धरती पर कोई था ही नहीं। तो हमें कैसे मालूम होगा कि उस समय में धरती कैसी थी। तो ये क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को भी खत में लिखा था। तब हमें उस ज़माने की बात कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक चीज़ सोच निकालें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम सोच लें कि उस ज़माने में कुछ नहीं था। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ सोच लेते, सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। तो ऐसा अगर होता तो हम कोई भी चीज़ सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वो ठीक कैसे हो सकती है। अगर हम बिना देखे ही अगर हम कोई कहानी को कल्पना कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो ये कैसे ठीक हो सकता है कि नहीं देखा है और ऐसे ही कल्पना कर लिया कि ऐसा होगा। तो ये चीज़ कभी सही नहीं होगा। लेकिन खुशी की बात है कि उस ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किताबों से होती है। लेकिन नेहरू जी बताते हैं कि उस समय में किताब ना होने के बावजूद भी क्या होता है, ऐसी कुछ चीज़ें थी जिन्हें देखकर हमें यह पता चल जाएगा कि उस समय में कैसा हाल रहा होगा। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है। कुछ चीज़ों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिएगा, दुनिया का पुराना हाल हम किस तरह से जान सकते हैं। कुछ चीज़ों के नाम लिखो।
ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह के और भी कितनी चीज़ है जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो किन चीज़ों से दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है? इसका आंसर यही है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना है। तो हमारे जो हम इस दुनिया को हाल जानने का असली तरीका यही नहीं है कि दूसरों की लिखी हुई किताबों को पढ़ ले, हमें खुद भी संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना आना पड़ेगा। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को देखकर तुम थोड़ी ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार के पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। तो हम लोग जो एक छोटा सा रोड़ा, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, सुई के नोक के बराबर भी पत्थर का टुकड़ा अगर हम देखते हैं तो वो कितना बड़ा होगा, कैसे वो छोटा हुआ होगा। ये छोटा सा रोड़ा भी हमें संसार के हाल बता देता है। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। तो हमें क्या होता है उस छोटे से रोड़े को देखकर उसे पढ़ना आना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, हमें संसार रूपी पुस्तक को पढ़ा पाएगा, मतलब जान पाएंगे उसको देखकर। हमें पढ़ना आना पड़ेगा। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। तो नेहरू जी ने क्या कहा कि अगर हमें कोई भी भाषा सीखना है तो सबसे पहले उसके अक्षर पढ़ने होते हैं। जिस तरह हमने पहले हिंदी सीखा था तो क्या होता है, हमने क ख अ आ ये सब पढ़ा था, तभी हम हिंदी के अक्षर जो पहचान पाए। ठीक उसी प्रकार अगर हमें प्रकृति के अक्षर पढ़ने हैं तो सबसे पहले हमें पत्थरों और चट्टानों की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ना है तो प्रकृति के अक्षर को पढ़ना, पहले अक्षर पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम किताबों को पढ़ पाएंगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? गोल चमकीला रोड़ा मतलब कि अगर हम छोटा सा एक पत्थर का टुकड़ा, एकदम छोटा, मतलब सुई के नोक से थोड़ा सा बड़ा अगर पत्थर के हम छोटा सा अगर बालू के कण अगर देखते हैं तो वो हमें कुछ नहीं बतलाता। ऐसा फीलिंग्स नहीं होता है हमें कि ये कभी बड़ा होगा। धीरे धीरे ये नदियों में लुढ़कता गया और एक छोटा सा रोड़ा बन गया, ये हमें नहीं बतलाता। ये हमें सोचना पड़ेगा पहले उसको देख के। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और खुरदरे, किनारे या कोने क्या हुए? जब पत्थर, ये बड़ा सा एक पत्थर होगा तो इसके किनारे क्या होते हैं? खुरदरे होते हैं। मतलब अगर हम ट्रेन लाइन में बिछे हुए पत्थरों को देखते हैं तो वो कितना, मतलब कि धार होता है उसके नोक, तो वो कैसे, मतलब कि इतने बड़े से पत्थर एक छोटा सा रोड़ा में बदल गया, क्या ये तुम्हें नहीं बतलाता? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा, मतलब थोड़ा सा वो नोकीला हो जाएगा। अगर बड़ा टुकड़ा को, एक बड़ा पत्थर को हम तोड़ कर छोटा करें तो वो क्या होगा? नोकीला हो जाएगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता जो हमें नदी में अगर एक छोटा सा रोड़ा मिलता है, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, तो वो कितना मुलायम जैसा होता है। लेकिन ये पहले इतना बड़ा नहीं होता था, इतना सुंदर नहीं होता था, पतला नहीं होता था, ये बहुत बड़ा होता था पहले, और ये नोकीला होता था, कहीं पे लग जाने से कट जाएगा। लेकिन अभी ये इतना सुंदर कैसे हो गया? क्या ये तुम्हें नहीं बतलाता है? नेहरू जी अपनी पुत्री से पूछते हैं, अपनी बेटी से पूछते हैं, फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? ये वाला क्वेश्चन है। अभी जो हमें ये छोटा सा रोड़ा मिला है, ये पहले से कैसे, किस तरह इसका परिवर्तन हुआ और ये इतना चिकना और चमकीला हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम्हें किसी के मुंह इसकी कहानी
सुन सकती हो, इसी के मुंह इसकी कहानी सुन सकती हो। अगर पढ़ सकते हैं प्रकृति के अक्षरों को तो क्या होगा, हमें ये रोड़ा खुद ही अपनी कहानी बताएगा। वो तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद वो बहुत दिन गुजर गए हो, वो भी एक चट्टान का टुकड़ा था। क्या था? वो भी एक चट्टान का टुकड़ा था। वो रोड़ा खुद ही अपनी कहानी बताएगा। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन होता है कि गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर यहीं से होगा, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। तो ये भी क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वो किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, पहाड़ पर रोड़ा बहुत दिनों तक पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया और पहाड़ से वह नीचे गिर गया पानी के साथ। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। किस तरह से पहाड़ के रोड़े को धीरे धीरे वो दरिया में पहुंचा, उसके बाद वो नदी में पहुंचा, और उसके बाद आज हमारे पास किस तरह से पहुंचा है, ये पूरी कहानी बता रहे हैं। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। दरिया के पेंदे में मतलब कि एकदम नीचे, जहाँ पानी ऊपर बह रहा है, नीचे वो क्या हुआ, लुढ़कता गया। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकीला हो गया। और इसी तरह लुढ़कते लुढ़कते उसके किनारे जो है घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। तो आंसर यहीं तक होगा। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? वो पहाड़ पर था, पहाड़ से धीरे धीरे दरिया में आया और दरिया से पानी उसको बहाकर नदी में लेकर आया और नदी में बहते बहते आज हमारे पास आया और नदी के जो किनारे वो घिसता गया और आज चमकीला और गोल हो गया। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गए। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वो और छोटा होता अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जाकर मिलता। तो इस तरह से और बहुत सारे जो रोड़े हैं वो इसी तरह नदी में घिसते घिसते, नदी से बहते बहते वो क्या हुआ, समुद्र के किनारे जाकर मिल जाते हैं। और समुद्र के किनारे पहले से जो रोड़े हैं उनको वो रोड़े बालू बन गए हैं और ये भी जाकर वहाँ पे बालू बन के मिल जाता अपने भाइयों से। तो उन रोड़ों को क्या होगा, एक दूसरे का भाई का परिचय दिया है नेहरू जी ने। जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता और जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घड़ोदे बनाते। तो आप लोगों ने बालू से खेला होगा। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। अगर ये छोटा सा रोड़ा हमें इतनी बातें बता सकता है तो हमारे चारों तरफ कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हजारों ऐसी बातों को बता सकता है। तो जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें उनसे मालूम हो सकती है, नेहरू जी ने हमें बताया है। तो बहुत ही सुंदर लेसन था, पार्ट था, और इसे आप लोग एक बार फिर से पढ़िए बुक्स में और इनके क्वेश्चन आंसरों को आप लोग कीजिए। वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।